गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द साइंस क्लास। यहाँ हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड वीडियो है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। जो बैलेंसिंग होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि कई बार हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं थ्रू आवर केमिकल इक्वेशंस। तो वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं वो फिज़िकल स्टेट होती है, क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस 3 स्टेट में हो सकते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो रिएक्टेंट है वो किस कंडीशन, किस फिज़िकल स्टेट में है और जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो किस फिज़िकल स्टेट में हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एस का इस्तेमाल करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो लिक्विड्स होते हैं उसके लिए स्मॉल एल का इस्तेमाल करते हैं। जो गैसेस ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए जी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत बार जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनको पानी में डिज़ोल्व करके भी हमें अपनी रिएक्शंस में यूज़ करना पड़ता है। अगर हमने किसी सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन तैयार किया है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। और ये चीज़ ये हमें जो हमने जो सिंबल समझे हैं वो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर इजीली इसको देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन था वो सॉलिड फॉर्म में था, इसलिए हमने इसके साथ में स्मॉल एस का इस्तेमाल किया है। और जो आयरन होता है वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो H2O पानी का फॉर्मूला है, बट यहाँ पर जी इसलिए लिखा गया है क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं। और ये आपस में रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो अगेन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है और जो हाइड्रोजन होती है वो गैसेस फॉर्म में हमें मिलती है। इसलिए सॉलिड के लिए हमने स्मॉल एस और हाइड्रोजन क्योंकि गैस है इसलिए हमने इसके साथ में स्मॉल जी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो ये होता है कि फ़िज़िकल स्टेट के साथ साथ हमें कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड समटाइम्स हम कैटालाइट का इस्तेमाल भी करते हैं। कैटालाइट का मतलब ये होता है कि कुछ रिएक्शन जो है थोड़ा सा स्लो स्पीड में चलती है, तो उन्हें उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट को जो है उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, उसकी स्मॉल क्वांटिटी को। वो एक जो हमारी रिएक्शन होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इस तरह के जो सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कैटालाइट कहते हैं। लेकिन जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसमें सब में कैटालाइट्स का यूज़ हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरी इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है 1.1 उसको देख रहे हैं। इसके अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करती है, तो जो है CH3OH जो हमारा मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। लेकिन इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक स्पेशल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है जो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर जो हमारा एरो है उसके ऊपर हम प्रेशर और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन 1.12 लिख रखी है उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिसमें ग्लूकोज बनता है और इसके साथ में बहुत सारी हीट रिलीज़ होती है। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो सनलाइट और क्लोरोफिल होता है वो एज ए कैटालाइट एक्ट करता है, इसलिए हम एरो के ऊपर इसको लिखकर इंडिकेट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो जो हमारा एरो होता है उसके ऊपर या नीचे लिखकर हम उसको उसके साथ में इंक्लूड कर देते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा बैलेंसिंग का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमने इक्वेशंस को कैसे लिखना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इन केमिकल रिएक्शंस को मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उन्होंने समझाने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटी 1.4 जो है वो डिस्क्राइब करिए। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO होता है और इसको हम जनरल लैंग्वेज में क्विक लाइम भी कहते हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपका केमिकल फॉर्म नेम या जनरल नेम दोनों आ सकता है, तो हम
एक बीकर के अंदर क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे और इसके साथ में थोड़ा सा क्या करना होता है, पानी ऐड करना होता है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इसमें धीरे धीरे हम पानी को ऐड करने वाले हैं। जब हम इसके अंदर पानी को ऐड करते हैं तो हम उसके बाद इसको बीकर को टच करके भी देखेंगे। बीकर को टच करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती है, एक एंडोथर्मिक होती है और दूसरी एक्सोथर्मिक होती है। तो हम बीकर को टच करेंगे, अगर हमें बीकर गर्म लगता है तो हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन अभी हम कर रहे हैं बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हो सकता है कि जो फर्स्ट वीडियो था उसमें थोड़ा बहुत वर्ड्स का डिफरेंस आ गया हो, तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को दोबारा से क्लैरिफाई कर रही हूँ कि जो भी रिएक्शंस इसके अंदर हीट रिलीज़ होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं और मोस्टली रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। इसमें रेस्पिरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है और जो हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमने इसको बीकर को टच किया और वहाँ पर जो है कि अगर वो हमारा बीकर जो है वो ठंडा महसूस होता है तो हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है कैल्शियम ऑक्साइड्स। अब हमें ये समझना है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी को धीरे धीरे ऐड किया तो वो विग्रसली उसके साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। विग्रसली का मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और हमें जो बीकर है उसके अंदर बुलबुले नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो चल रही है। तो इसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए देख लेते हैं कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH ट्वाइस। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका जनरल नेम जो है वो स्लेग लाइम के नाम से जाना जाता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, दो रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया है और एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो है डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ में आप ये वाली जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली आपको लिखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपको डू यू नो वाला भी है, क्योंकि ये जो येलो बॉक्सेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है इससे काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम्स के अंदर। जो हमारा स्लेग लाइम है, स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या था, स्लेग लाइम का फॉर्मूला हम वापस से लिख देते हैं। स्लेग लाइम का फॉर्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मार्केट में जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है उसको मतलब सॉलिड जो है इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं उसको पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाता है और उसको डिज़ोल्व करने के बाद में किया जाता है कि जो सोल्यूशन तैयार होता है उसको दीवारों पर लगाया जाता है और इस प्रोसेस को हम वाइट वॉशिंग कहते हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला है यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या करता है कि जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ में कंबाइन होना शुरू कर देता है और क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के बाद में जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि वाइट वॉशिंग कंप्लीट होने के 3-4 दिन बाद जो है हमारी जो सरफेस होती है, दीवार जो होती है वो हार्ड नज़र आती है और एक शाइनी फिनिश भी हमें दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है वो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो जो हमारा मार्बल होता है, जो हमारा फर्श होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो वाइट वॉशिंग के बाद हमें इतनी स्ट्रेंथ जो है वो हमें अपनी वॉल्स पे मिल जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल लेने हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जो होता है, कोल के लिए हम C का इस्तेमाल करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसमें भी 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसमें एनर्जी भी रिलीज़ होती है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से पानी बनने की रिएक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो पानी बनता है। दिस इज़ ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
सो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कई बार इन रिएक्शंस के साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इन्वॉल्व होती है, जिससे जो हमारा मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है। सो यहाँ ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए इन्होंने नेचुरल गैस की बर्निंग के लिए बोला है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है और जो एक मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इस चीज़ को याद रखते हैं तो इक्वेशंस को लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें बताने की कोशिश करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं क्या वो किस तरह की रिएक्शन होती है। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाता है कि एनर्जी रिलीज़ करता है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद में डिवाइड होने के बाद कंप्लीट डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हम अपनी ब्रीदिंग के साथ में ऑक्सीजन को जब अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो हमने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फिर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उसने एनर्जी रिलीज़ करी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उसमें क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा जो हमारे घर से जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस निकलते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके या चाय की पत्ती, उसको अगर हम उससे अगर कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो रेस्पिरेशन होता है, जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, that is called as the combination reaction as well as this is the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने अपने इस वीडियो के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं।